हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी ज़िंदगी में आज खास मौजू पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हम देख रहे हैं कि फ़ीवर, डेंगू, मलेरिया से लोग परेशान हैं और इससे बचने की क्या कुछ तरजीहात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की तादाद लगातार अस्पताल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं इससे कोई ऐसी रियासत, हिंदी पट्टी की रियासतों की अगर बात करें तो वो कोई रियासत अछूता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिहार में बच्चे रोज़ाना अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं, वहीं अमवात की तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की अगर बात करेंगे तो 25 बच्चों की मौत बिहार में हुई है। फिरोज़ाबाद में ये आंकड़ा यानी मौत का आंकड़ा, इसमें बड़े और बच्चे दोनों शामिल हैं। 225 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है वायरल फीवर से। वहीं अगर बिहार के बाद एमपी की हम बात करें तो भोपाल में आज अस्पताल में दाखिला लेने वाले बच्चों की अगर बात करेंगे तो 370 इनकी तादाद है। उधर यूपी के कानपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, उनकी तादाद 255 है। तो ये तादाद है और ये अदाद-ओ-शुमार हैं कि बच्चों की हालत ख़राब हो रही है। कुछ दिनों पहले हमने टीवी स्क्रीन पर कई तरह की तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखाई, जिसमें ये देखने को मिला कि बच्चे एक बेड पर कई बच्चे अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अस्पताल में कहीं ना कहीं वसाइल, रिसोर्सेज की कमी है, लिहाजा बच्चों को दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है। उधर अगर हम बात कोरोना की करें तो कोरोना वैक्सीन जैसा कि मुल्क में अब तक 86 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगाया जा चुका है, तो उधर बच्चों के लिए टीका अभी नहीं आया और बच्चे बुखार से इस वक्त मुतासर नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? वहीं आज अच्छा दिन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तकरीबन 200 दिनों के बाद आज 20,000 से कम केसेस कोरोना के सामने आए हैं। 18,000 से ज़्यादा इनकी तादाद है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वबाई अमराज हैं, जो बच्चों की बढ़ती हुई तादाद फीवर, वायरल फीवर से दिखाई दे रही है, इससे बचने के क्या कुछ तरीक़े हैं और क्या वजूहात इनके पीछे हैं, ये सब समझने के लिए हम रुख करेंगे अपने दो डॉक्टर्स का। आज हमने मदू किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तारुफ करा दे डॉक्टर हेमंत मोहन साहब का, जो कि फ़िज़िशियन हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब, जो कि पैडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, अगर मैंने सही से इसको प्रोनाउंस किया हो। और मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ जाती हूँ। ये जानना चाहेंगे, चूँकि आजकल बच्चे जो हैं वायरल फ़ीवर से मुतासिर नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ रियासतों का मैंने कुछ देर पहले ज़िक्र किया, वहाँ पर बच्चों की तादाद वायरल फ़ीवर से मुतासिर होने में कम नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि बढ़ती जा रही है रोज़ाना। और अस्पतालों की हालत ऐसी है कि बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। क्या वजूहात आप इसको मानते हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये वायरल फ़ीवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रोकथाम के क्या तरीक़े? जी, थैंक यू सना जी। और जी शुक्रिया सना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यूजुअली जो सितंबर अक्टूबर के, जो अगस्त सितंबर के महीने होते हैं, इसमें क्योंकि बारिश का मौसम होता है और मानसून के बाद वायरल फीवर्स बहुत बढ़ जाते हैं जी। तो इस वक्त इवन हर जगह मैं समझता हूँ कि यूपी में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर लखनऊ में भी हम लोग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में केसेस बहुत आ रहे हैं। बट ज़्यादातर केसेस में ये वायरल फीवर हो रहे हैं। कुछ केसेस में इनिशियली, जैसे आगरा फिरोजाबाद में पहले हुआ था तो स्क्रब टाइफस उसमें डायग्नोज हुआ था। कुछ केसेस डेंगू के भी हो रहे हैं, टाइफाइड के भी हैं। तो कहने की मुराद ये है कि हर तरह का फीवर आजकल इस वक्त फैला हुआ है। एक ये पैनिक हो रहा था कि कहीं कोविड की थर्ड वेव तो नहीं आ गई, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड। इसमें जो 90% केसेस है, मैं समझता हूँ कि वो वायरल फीवर है और उसमें अगर इनिशियल ट्रीटमेंट हम लोग सही से दे लें तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हम लोग मॉर्टेलिटी को, जो होने वाली मौतें हैं, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यूजुअली जो आजकल फीवर मेरे पास आ रहे हैं, जो उसमें डेंगू के केसेस इतने नहीं आ रहे हैं, टाइफाइड के केसेस ज्यादा हैं या वायरल फीवर के केसेस ही ज्यादा हो रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर हेमंत मोहन, आपके पास मैं आऊँ और इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि चूँकि आप भी फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप
के पास इस वक्त कौन से मरीज ज़्यादा पहुंच रहे हैं? क्योंकि कई रियासतों का जिक्र मैंने किया और कुछ इलाकों का जिक्र मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब ने भी किया। आपके पास कौन कौन से मरीज इस वक्त पहुंच रहे हैं? Good afternoon, Sanaji. I am Good Dr. afternoon. Hemant Mohan from Kanpur. I am a homeopathic physician, and many thanks for inviting me on this News 18 channel, and I welcome you. मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। हमारे पास इस समय कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना की वीकनेस है, फाइब्रोसिस के पेशेंट तो आ ही रहे हैं, साथ साथ छोटे बच्चों में डेंगू के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, जिनका एंटीजन भी हमारे यहाँ पॉजिटिव है। प्लेटलेट काउंट्स 30,000 40,000 तक के पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समय हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनको 15-15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जितनी भी वायरल बॉर्न डिजीजेस होती हैं उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन दे प्ले वेरी मिरेकलस एंड वंडरफुल रिस्पॉन्स। चाहे वो कोविड हो या डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, ऑल दीज आर वायरल बॉर्न डिजीजेस। जब तक एंटीवायरल हम लोग नहीं दे देते पेशेंट की रिकवरी नहीं होती है। हम लोग के पास बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको फीवर के बाद वीकनेस है, भूख नहीं लग रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है, एसजीपीटी उनका बढ़ा हुआ है, किसी किसी का सीरम क्रिएटिनिन 2 क्रॉस कर गया है। तो ज्यादा जैसे बिना किसी फिजिशियन के लोग इस समय स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर 104 105 फीवर है तो हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले कोल्ड स्पॉन्जिंग कर देनी चाहिए चेस्ट को छोड़ करके। और पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, फीवर 100 304 हो जाता है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पेशेंट को हम लोग ORS है, इलेक्ट्रॉल है, नमक शक्कर का घोल है, सूप है, मूंग की दाल है, कुछ भी ना हो तो हम लोग कहते हैं घर में नमक शक्कर के घोल को बार बार रिपीटेडली लेते रहिए। और पेशेंट को ये बोलते हैं कि हर 3-4 घंटे में फीवर की मॉनिटरिंग करते रहिए। और पेशेंट को वायरल फीवर में हम समझते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग एंटीबायोटिक्स खा के आ रहे हैं स्टेरॉइड लेके, उनके प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से डाउन हो रहे हैं। तो हम लोग अपने होम्योपैथिक दवाइयां, हमारे यहाँ जेलसीमियम है, इचिनेशिया है, बैक्टीरिया है, इनको 3-4 दिन अगर दे दीजिए तो वायरल फीवर भी उतर जाता है। एलोपैथी क्या कुछ कहता है डॉक्टर? आप मिर्ज़ा वक़ार बेग के पास चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इनिशियल ट्रीटमेंट अगर दे दिया जाए तो अस्पताल जाने की नौबत नहीं होती है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट आप लोग किस तरह से देते हैं लोगों को, और क्या सुझाव देते हैं कि इस वक्त वबाई अमराज फैल रहे हैं, लिहाजा आप इन बातों पर गौर करें? मुझसे पूछ रही? जी डॉक्टर पीडियाट्रिक्स है और हम लोग इसी जैसा कि जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर हेमंत ने भी कहा कि एंटीबायोटिक्स का देखिए कोई उसमें ज्यादा रोल नहीं है। और इस वक्त इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हम लोग एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक भी मना रहे हैं, जो मतलब पेरेंट्स को भी हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं कि भाई 1-2 दिन का अगर फीवर है तो आप लोग सिर्फ उसको पैरासिटामॉल दीजिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। हाइड्रेशन में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसको ORS दीजिए, इलेक्ट्रॉल दीजिए, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो घर में नमक चीनी का घोल बना के दीजिए, पेय पदार्थ। क्योंकि देखिए फीवर एक कैटाबॉलिक स्टेट है। कैटाबॉलिज्म में यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी नष्ट हो रही है हाई फीवर की वजह से। तो इसमें हम लोगों को अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा करना है। हाइड्रेशन अगर हम अच्छा कर ले जाएं, 103 और 104 अगर फीवर हो रहा है तो इसमें मेडिसिन उस वक्त तक काम नहीं करेंगी जब तक आप उसको फीवर को कोल्ड स्पॉन्जिंग से कम करके 101 पे नहीं लाएंगे। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट हायर सेंटर पे सेट हो जाता है और वो कूलिंग से ही कम होगा। तो आप ऐसे में पेशेंट को नहला दीजिए, आप पेशेंट को पूरी स्पॉन्जिंग करिए और फीवर की दवा आप 4-4 घंटे पे उसको रिपीट कर सकते हैं। ये बेसिक उपचार आपको घर में ही करना है। जी। अगर आप जैसे बच्चों में खास तौर पे देखा जाता है कि अगर 5 से 6% बच्चों में अगर आप फीवर को ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको फिट्स पड़ जाते हैं, उनको फेब्राइल सीजर्स हम लोग बोलते हैं, तो फिट्स पड़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर वो एक इमरजेंसी बन जाती है और उसको लेके फिर अस्पताल भागना पड़ता है। तो ये मेरे अपने तो क्या आपने ये पाया मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब, डॉक्टर साहब, आपने क्या ये पाया कि कुछ ऐसे केसेस भी मंजरे आम पर आए कि जो वायरल फीवर से मुतासिर बच्चे हैं उनके किडनी पर, लीवर पर भी असर कर रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है ये एरिया भी? बिल्कुल देखिए, अगर इसमें ये इनिशियल से जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी फीवर अगर
3-4 दिन से ज्यादा बढ़ने लगेगा जी। और बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए फीवर अगर होता है तो साथ में क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चा सबसे पहले खाना छोड़ देता है। बच्चे को अगर वोमिटिंग्स हो रही है तो उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर बच्चे का डिहाइड्रेशन हो रहा है और उसका इंटेक नहीं बन पा रहा है तो अल्टीमेटली फिर इसका असर जाके बच्चे के गुर्दे पे पड़ता है, जिससे उसका क्रिएटिन बढ़ सकता है, उसको लीवर में उसका असर पड़ता है, क्योंकि लीवर फेलियर में उसके जान जाने के चांसेस होते हैं। बट ये डे 1 या डे 3 तक नहीं आती है सिम्टम। अगर हम इस बच्चे के फीवर को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रहे हैं घर के ऊपर और अस्पताल जाने में भी देर कर रहे हैं, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली सेकेंड वीक से फिर बच्चे के डिहाइड्रेशन की वजह से उसके किडनी पे असर पड़ना, उसके लीवर पे असर पड़ना, उसके और जो, क्योंकि इसमें टीएलसी बहुत लो हो जाती है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं जो वायरल फीवर हो रहा है, इसमें बच्चे का जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है जिसको हम लोग WBC काउंट बोलते हैं, वो बहुत लो हो जाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। जब न्यूट्रोपीनिया हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम 3 से 4 दिन का फीवर करेंगे तो इसमें नहीं आती हैं। बट इफ वी कीप ऑन इग्नोरिंग इट, हम घर पे रह के उसका इलाज कर रहे हैं, उसका गलत इलाज कर रहे हैं या उसको प्रॉपरली फीवर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा बच्चा कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ता है। जो तब नौबत आती है कि अस्पताल का आप रुख करते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो डॉक्टर साहिबान डॉक्टर्स के मशवरे हैं उन पर आप अमल करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। 3 से 4 इनिशियल डेज होते हैं जब आपके बच्चों को फीवर हो, तो आप उनकी देखभाल करें, जो मशवरे डॉक्टर मिर्ज़ा साहब ने दिए। डॉक्टर हेमंत मोहन साहब, आप के पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि आप कानपुर से आपका ताल्लुक़ है। कानपुर में भी आज की अगर बात करें तो 225 तकरीबन 255 बच्चे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार तादाद ये कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि अभी और आगे कानपुर में ये तादाद बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी? देखिए हम आपको बता दें, चाहे नवरात्र हो या ईद हो, होली हो या दिवाली हो, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे अभी सावन का सोमवार हो, चाहे हमारे यहाँ नवरात्र आने वाले हो, अभी ईद भी गई है। सरकारी गाइडलाइन जो कोविड की है, लोगों ने बिल्कुल उसको फॉलो करना बंद कर दिया है। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन तो बिल्कुल लोगों ने बंद कर दिया है। पहले जो लोग बहुत डरे हुए थे, अब बिल्कुल आप देख सकते हैं आमतौर पर उनकी जेब में मास्क भी नहीं है, यहाँ तक कि बहुत से लोग रुमाल। बिल्कुल। हेमंत साहब, हेमंत साहब बोलें, आपकी आवाज मिल रही है। जी हेलो जी हेमंत साहब, आप बोलिए। बहुत से लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि धूप से आके एसी में बैठ जा रहे हैं, एसी से आके धूप में बैठ जा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, मार्केट में कटे हुए फल बहुत से लोग खा रहे हैं। तो हमारा सबको सबसे पहले सजेशन ये है कि जो ठंडे गरम, वायरल का मतलब होता है डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो अगर आप एकदम से धूप से आए हैं तो एकदम से एसी वाले रूम में मत एंटर करिए। वायरल फीवर की जो शुरुआत होती है सबसे पहले थ्रोट से होती है, गले में खराश होती है, जुकाम होती है, छींकें आने लगती है, सर दर्द होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है, हेडेक होने लगता है, और ज्यादा अगर पानी की कमी हो जाए तो लूज मोशन, उल्टी होने लगती है। इस समय बाहर बच्चे, बहुत हमारे छोटे बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, इसकी वजह से ये फीवर उनकी आंतों में, उनके स्टमक में, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या वायरल गैस्ट्रोएंट्रोकोलाइटिस, फीवर, तेज फीवर के साथ उनको लूज मोशंस भी हो रहे हैं, तेज फीवर के साथ उनको वॉमिटिंग भी हो रही है, वो लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, उन्हें ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, कन्वल्जन्स ना आए, बच्चों को फिट्स ना आए। और बहुत से लोग हम देखते हैं कि दवाइयां पूरी लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स जाके मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं बिना किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन के। डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा बोला कि हम लोग एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। 80% से ज्यादा, 90% तक केसेस में एंटीबायोटिक्स कोई रोल भी नहीं है। मैं डॉक्टर हेमंत हूँ, मैंने ऑल ओवर इंडिया में, यूपी को छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में मैंने मोर देन 30,000 पेशेंट्स कोविड के ट्रीट किए हैं। और हम समझते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर जो एंटीवायरल हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, प्राइनिया है, जेलसीमियम है, डल्कामारा है, जिन जिन लोगों ने इनको ले लिया है उनको ना तो वायरल फीवर हो रहा है, ना डेंगू हो रहा है, ना कोरोना। होम्योपैथिक तरीका इलाज और एलोपैथिक तरीका इलाज के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। कई और सवाल आप दोनों से करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। 2 डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि एक डॉक्टर का ताल्लुक लखनऊ से है और दूसरे डॉक्टर का ताल्लुक कानपुर से है। डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब, मैं आपके पास आऊँ, और चूँकि आप पैडियाट्रिशियन हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि पैडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट के बीच फ़र्क क्या है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ तो। मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा था।
जी जी, देखिए न्यूनेट बेसिकली न्यूबॉर्न को कहते हैं और जो न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट होते हैं वो न्यूनेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जैसे न्यूबॉर्न 28 दिन तक का बच्चे को न्यूबॉर्न बोलते हैं, और 28 दिन से 1 महीने से लेके तकरीबन 18 साल तक के बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग देखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट एक कॉमन ही ब्रांच है, बट अब न्यूनेटोलॉजी एक डिफरेंट ब्रांच बन चुकी है मेरे पास। क्योंकि मैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर हमारे पास यूनिट है जिसको मैं NICU बोलते हैं, तो इसलिए मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े बच्चे भी देख रहे हैं और न्यूनेट्स का भी मैं अपने सेंटर पे। मौजूदा वक्त में छोटे बच्चों में जो नौमौलूद होते होंगे बच्चे, उनमें किस तरह की इन्फेक्शंस, और क्या कोरोना दौर में आप लोगों ने कुछ नया पाया है क्या, इन्फेक्शन या किसी तरह की नई बीमारी कि ज़्यादा अटैक कर रहा है नए बच्चों पर ये? जी बिल्कुल, मैं ये इस पे अभी रिसर्च में, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम कि ये कोरोना के बाद जो डिलीवरीज के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो अभी तो इस पे मतलब कोई ऐसा डाटा हमारे पास आया नहीं है, बट जो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों में प्रोटीन की बहुत कमी आ रही है, बच्चे इडिमेटस हो रहे हैं और उनमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो होते हैं जो किसी बीमारी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे में एडिमा रहता है। एडिमा का मतलब बच्चों की बॉडी में स्वेलिंग रहती है, उनमें पेटिकी या जिसे कहिए कि प्लेटलेट काउंट उनकी कम आ रही है, उनका CRP बच्चों का ज्यादा आ रहा है, तो उनको NICU में हम लोग को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। बहुत से बच्चों में न्यूबॉर्न ऐसे भी हैं जिनकी मदर को कोविड नहीं हुआ है, उनके घर में हुआ था किसी को, मदर को नहीं हुआ था, बट मैं समझता हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वाली स्टेज में हो सकता है उनकी मदर रही हो, जिससे बच्चे मुतासिर तो हो रहे हैं। इसके ऊपर अभी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं आया, तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ कि ये कोविड की वजह से ही है, बट रिसेंटली हम लोगों ने इधर पिछले 3-4 महीनों में कई डिलीवरीज ऐसी देखी हैं जिनमें ये चेंजेस हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में CRP पॉजिटिव आ रहा है विदाउट मदर हैविंग एनी इन्फेक्शन। उनका बॉडी स्वेलिंग रहती है जिसमें बॉडी में प्रोटीन्स बहुत, एल्बुमिन बहुत लो आ रहा है और प्लेटलेट काउंट कम आ रही है। तो ये हम लोगों ने इधर जो कि पिछले कोविड से पहले के इस तरह की डिलीवरीज हम लोग आमतौर पे नहीं देखते थे। जी, तो कोविड के बाद ये चेंजेस दिखाई दे रही हैं, नई चीज़ें डॉक्टरों को अब दिखाई दे रही है। हालांकि इनका इंकशाफ नहीं हो पाया है कि असल में ये है क्या, क्योंकि रिसर्च इस पे चल रही है। डॉक्टर मिर्जा साहब का ये कहना है। डॉक्टर हेमंत मोहन साहब, आपके पास मैं आऊँगी। कानपुर के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। स्वाइन फ्लू का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहर में स्वाइन फ्लू के भी वायरस हो सकते हैं, इसलिए KGMU में जांच के नमूने भी भेजे गए हैं। इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू पर? देखिए हमने आपको बोला डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ड्राई कोल्ड विंड चलने लगते हैं, तो जितने भी वायरल बॉर्न डिसीजेज हैं सब हमारे चेस्ट में जाकर वायरल निमोनाइटिस क्रिएट करते हैं। ये बात ठीक है कि कोविड और स्वाइन फ्लू में बहुत ज्यादा सीरियसनेस रहती है, डेंगू वाले केसेस में उतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं रहती है। कोविड में एकदम से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, स्वाइन फ्लू में भी ऐसा होने लगता है। तो हमारा तो बस यही कहना है, ठंडे गर्म से आप बचें और इसमें साथ साथ दवाइयों के साथ योगा भी करें, प्राणायाम भी करें, एक्सरसाइज भी करें। जहां तक छोटे बच्चों की बात है, बुजुर्गों की बात है, एकदम से छोटे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं कोविड टाइम से, डेंगू टाइम में भी बच्चे बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं। पहले हम लोग बच्चों से फोन लेते थे, अब हम लोग उन बच्चों को फोन दे रहे हैं। तो बच्चों को फोन ज्यादा यूज करने से बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, बच्चे वायलेंट भी हो गए हैं। फोन ना दो तो पेरेंट्स पर अटैक भी करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि बच्चों को निश्चित समय के लिए फोन दिया जाए, निश्चित टाइम उनका फास्ट फूड का रखा जाए, कुछ उनको योगा कराया जाए, कुछ उनको एक्सरसाइज कराया जाए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि बच्चों में प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई है, इडिमा भी हो गया है। साथ साथ बच्चे इस समय बहुत देर रात तक मोबाइल भी देख रहे हैं, लैपटॉप पे भी बैठ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करना क्या डॉक्टर मिर्जा साहब, जैसा कि अभी डॉक्टर मोहन साहब कह रहे हैं, आपकी भी राय कुछ ऐसी है कि बच्चे खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं? पहले बच्चों को मना करते थे और ये कहा जाता था। हाँ, देखिए स्क्रीन टाइम बहुत जरूरी है कि हम लिमिट करें अपने बच्चों का। अब कोविड से पहले तो हम लोग दो घंटे का स्क्रीन टाइम करते थे, बट ये कि अब क्लासेस ही बच्चों की बेचारों की 4 घंटे चल रही हैं, तो अब 4 घंटे तो क्लासेस की वजह से उसको आपको मोबाइल देना जरूरी हो गया, ये आपकी मजबूरी हो गई है। उसके बाद फिर बच्चा जब ले लेता है तो जिद करता है कि मुझे गेम भी खेलना है, मुझे 2 घंटे और चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि कोविड में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुए तो बच्चे ही हुए हैं, क्योंकि उनकी सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, स्कूल जाना उनका बंद हो गया है
और वो भी गैजेट डिपेंडेंट होते चले गए, क्योंकि वो हमारी मजबूरी भी थी। अगर हम उनको मोबाइल नहीं देंगे तो वो क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। तो बट कहीं ना कहीं इससे बच्चों के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर पड़ा है। और ये इन सब चीज़ों से बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब बच्चा बहुत इरिटेबल जो हो रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि उसका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं हो रहा है, लगातार आप स्क्रीन टाइम 4-4, 6-6 घंटे बच्चे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो उनको इरिटेबिलिटी हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं। और मैं इसी का मैं समझता हूँ कि अब जैसे स्कूल खुल गए हैं आजकल, बट पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग भेजिए घर में बैठ के। लेकिन यहाँ पर एक वजह ये भी है कि लोग कल की बात करूं कि कश्मीर में एक स्कूल था जो कल ही खुला, और उस स्कूल में पहले ही दिन 100 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस वजह से भी माँ बाप पेरेंट्स जो हैं डर रहे हैं कि उनको स्कूल कैसे भेजें। हालांकि कई पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं। डॉक्टर मोहन साहब, आपका इस पर क्या कहना है? डरते डराते पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, या फिर नहीं अभी वक्त आ गया कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, जैसा कि डॉक्टर मिर्जा साहब कह रहे थे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इस समय हम खुद देख रहे हैं, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स अभी अंदर से डरे हुए हैं। अभी कह रहे थे कि स्ट्रेन बदल कर आने वाला है, डेल्टा स्ट्रेन आ रहा है, कोई कह रहा है कोविड का और भी हैवी स्ट्रेन आ सकता है। तो बच्चे स्कूल में अगर जाना चाहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वहां पर सैनिटाइजिंग टनल होनी चाहिए स्कूल में। और साथ साथ अगर किसी को भी कोई टेम्परेचर वगैरह आ रहा है तो स्कूल पे वहां पर पूरा जितना भी गवर्नमेंट गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते रहना चाहिए और बच्चों को एक निश्चित सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठाना चाहिए। अभी हमने देखा है कि जो 40 क्लास में बच्चे हैं 40, वहाँ 2 या 3 बच्चे आ रहे हैं। अगर 50% बच्चे अल्टरनेट डेज में भी चले जाएं तो हम समझते हैं कि बच्चों का जो डिप्रेशन है, बच्चे जो पैनिक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे सफर कर रहे हैं। बच्चे ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं, 4-5 घंटे उनको हम लोग मोबाइल दे रहे हैं। उसके बाद बच्चों को अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं मोबाइल, बच्चे कहते हैं पापा हमें होमवर्क करना है, और हम लोग देखते हैं बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। तो इतनी हार्मफुल ये सब वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, बच्चों को हर समय हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों और की उनकी ग्रोविंग एज होती है, तो ये सब टेक्नोलॉजी के जितने रेज और वेज हैं वो ज्यादा उन पर इम्पैक्ट करते हैं। डॉक्टर मिर्जा साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी जिसका जिक्र डॉक्टर मोहन साहब कह रहे थे, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? साथ ही आप ये बताइएगा, चूंकि हम जानते हैं कि बच्चों की वैक्सीन के हवाले से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, हालांकि बातें कही जा रही हैं कि हो सकता है आपसे कुछ दिनों बाद बच्चों की वैक्सीन को भी इजाज़त मिल जाए। वैक्सीन ना होना भी एक तरीके से बच्चों की सेहत के लिए एक चैलेंज माना जा रहा है। तो ऐसे में वालिदैन, पेरेंट्स किस बिना पर बच्चों को स्कूल भेज दें, क्योंकि वैक्सीन तो अभी है नहीं, और हो सकता है कि वैक्सीन आ भी जाए तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी हो, तो उसे कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें कोविड के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड। कोविड अभी 1-8 साल पैंडेमिक हमारे जाने वाली नहीं है। नए स्ट्रेन्स का आने का खतरा हमेशा रहता है। बट हम ये देखें कि हमें फायदा किस चीज से हो रहा है। अगर हम तराजू पे तौलें तो हम बच्चों को घर में बैठा के ज्यादा नुकसानदेह चीजें, जब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 6-6 घंटा बच्चा मोबाइल पे बैठा हुआ है और उसमें डिप्रेशन हो रहा है, उसमें एंग्जाइटी हो रही है, उसमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम उसके बच्चों को स्कूल भेजें। वहां पर स्कूल वालों पे हम अपनी सख्ती करें कि वो लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अच्छा, आप ये बताइए कि शादी ब्याह हो रहा है, वहां बच्चे क्या नहीं जा रहे हैं? शादी ब्याह में बच्चे जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में बच्चे जा रहे हैं, मॉल्स में बच्चे जा रहे हैं। तो भाई बच्चों को स्कूल जाने में क्या एहतियात है? क्यों इतना हम डर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाना पड़ेगा और ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। घर में बैठाकर हम अपने बच्चों का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर हम स्कूल में उसको मान लीजिए भेजते हैं और खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों में मान लीजिए सिम्टम्स आते हैं तो उसका हम लोग टैकल कर सकते हैं। देखिए, जो सीरो सर्वे किया गया है तो बच्चों में 60 to 70% एंटीबॉडीज ऑलरेडी पाई गई। बिल्कुल डॉक्टर मोहन साहब, ये बात WHO ने भी कही है कि पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोरोना पहुंच चुका है। तो ये मान लेना चाहिए कि अब हमें SOPs के साथ और कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन लोग अब इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर से डर ही निकल गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में आंसर? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, जिनके फैमिली में कैजुअलिटी हो गई है तो अभी भी डरे हुए हैं, और जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ वो कह रहे हैं ठीक है, देखो इतने दिन निकल गए, आगे और भी निकल जाएंगे। तो ये उनका धोखा है बच्चों के साथ,
अपने बिल्कुल, साथ अपनों के स्वास्थ्य साथ, से खिलवाड़ बच्चों ना के साथ, करें, सभी के साथ ये धोखा खिलवाड़ है। ना करें। और बहुत खास शुक्रिया तौर अदा पे करना जितने चाहेंगे भी आप दोनों खास मेहमानों का, वक्त की कमी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी आदाब।